क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बताया हुआ है 171 लाख रुपीस का और आगे डिटेल्स दी हुई है मटेरियल इशूड, डायरेक्ट वेजेस की, साइट ऑफिस कॉस्ट बता रखी है, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर क्रेडिट में ले जाते हैं हम लोग, वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड बताया हुआ है, प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड यानी कि कैश रिसीव्ड हमको बताया हुआ है, इतना कैश हमको इस डिटेल्स में 31 मार्च 2014 में मिल जाएगा। और प्रीपेड ऑफिस कॉस्ट बताई हुई है एज ऑन 31 मार्च 2014 की। अब ये क्लोजिंग प्रीपेड है। जैसे हम क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है डायरेक्ट वेजेस आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2014, जब हमारे पास उसमें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होता है तो हम उसको वेजेस में ऐड कर देते हैं, क्योंकि आउटस्टैंडिंग हमने पे नहीं किया लेकिन रिलेट तो इसी टाइम पीरियड से करता है, तो वो इस पेड में ऐड नहीं है, इसलिए हम उस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को इसमें ऐड कर देते हैं। इसी तरह से जब प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो जब ये यहाँ पे बता रखा है कि साइट ऑफिस कॉस्ट हमने इतना पे किया और ये इतना प्रीपेड है तो ये भी पेड है, तो इसमें ये इंक्लूड करता है, मतलब कि ये प्रीपेड इसमें इंक्लूड करता है, लेकिन ये इस टाइम पीरियड से रिलेट नहीं करता क्योंकि ये प्रीपेड आउटस्टैंडिंग है। जो 31 मार्च 2014 को जो प्रीपेड बचा हुआ है ये आने वाले टाइम से रिलेट करता है, इसलिए हम इसको लेस कर देंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम 31 मार्च 2014 को बनाएंगे और ये जो है अभी का नहीं है, ये हम एडवांस में पे कर रहे हैं, इसलिए इसको हम लेस कर देंगे इसमें से। ठीक है, आगे डायरेक्ट वेजेस आउटस्टैंडिंग बता दिया, इसको हम ऐड कर देंगे। और मटेरियल एट साइड एज ऑन 31 मार्च, ये क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल का बता दिया, इसको भी हम क्रेडिट साइड में ले जाते हैं। और ये बताया कि ए प्लांट वाज परचेज्ड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एट 8 लाख रुपीज ऑन 1 दिसंबर 2013। 1 दिसंबर 2013 को ये कॉन्ट्रैक्ट हमने ये क्या बोलते हैं इसको, प्लांट हमने परचेज किया और 31 मार्च 2014 को हम अकाउंट बना रहे हैं, तो कितने महीने का, 4 महीने का डेप्रिसिएशन इस पर लग जाएगा। दिसंबर का जैन फेब मार्च, ये 4 महीने जो है दिसंबर जैन फेब मार्च, इनका डेप्रिसिएशन इस पे लगा देंगे हम 8 लाख रुपीज़ पे। डेप्रिसिएशन की रेट इसने सेकंड पॉइंट में दी हुई है, 15% से हमको डेप्रिसिएशन लगाना है। और मटेरियल विच कॉस्ट 1,30,000 वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते टाइम पे एक चीज़ देखी थी कि हम मटीरियल को इस साइड लगाते हैं और फिर उससे जो भी होता है हम उसको रिटर्न कर देते हैं, सेल कर देते हैं, सब कुछ इस तरफ ले जाते हैं। इस बार मटेरियल डिस्ट्रॉय हो गया तो डिस्ट्रॉय हमारा लॉस है, तो हम उसको कॉस्टिंग P&L अकाउंट के नाम से डाल देते हैं। यहाँ पे मटेरियल डिस्ट्रॉयड नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय कॉस्टिंग P&L अकाउंट। ठीक है, तो वही हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना स्टार्ट किया। इसने पूछा क्या क्या है वो देख लेते हैं। इसने बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना दो, P&L अकाउंट में कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करना है ये बता दो, और बता दो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, P&L अकाउंट बनाना है शोइंग द रिलेवेंट आइटम्स, और बैलेंस शीट बनानी है हमको इसके लिए एक्सट्रैक्ट वाली। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमने बनाया, एक्सपेंसेस लिख दिए, मटेरियल इशूड वहाँ से डायरेक्ट लिख दिया, डायरेक्ट वेजेस लिख दिया, आउटस्टैंडिंग हम ऐड कर देते हैं क्योंकि इसी से रिलेट करता है इस टाइम पीरियड से ही। साइट ऑफिस कॉस्ट में से प्रीपेड हम लेस कर देंगे क्योंकि ये इसमें इंक्लूड है लेकिन ये इस टाइम से रिलेट नहीं करता, तो प्रीपेड लेस कर दिया। डेप्रिसिएशन दिखा दिया यहाँ पे। डेप्रिसिएशन कैसे निकाला, वो 8 लाख का प्लांट हमने खरीदा था 1 दिसंबर को, तो उस पर 4 महीने का डेप्रिसिएशन निकालिया 15% की रेट से, जो कि 40,000 आया। यहाँ पे 40 लिखा दिया, ये जो थाउजेंड्स में चल रहे हैं। ठीक है, ये सब लिखा। मटेरियल रिटर्न कर दिया, डिस्ट्रॉय हुआ उसको लिख दिया, बाय WIP, ये दोनों डिटेल हमको दी हुई थी, वर्क सर्टिफाइड क्लोजिंग और अनसर्टिफाइड दोनों। उसके बाद हमने बाय मटेरियल एट साइट का जो क्लोजिंग स्टॉक हमको दिया हुआ था सबसे लास्ट में, वो यहाँ पे लिख दिया और नॉशनल प्रॉफिट निकाल दिया। नॉशनल प्रॉफिट को यहाँ पे लिखा और नॉशनल प्रॉफिट लिखने के बाद हम ये चेक करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है कितना % कंप्लीट है, उसके हिसाब से हम P&L में ट्रांसफर करते हैं। तो ये चेक करने के लिए वर्क सर्टिफाइड उठाया 12,650, इसको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सबसे स्टार्टिंग में दिया हुआ था 171 लाख से डिवाइड किया यहाँ पे। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 12,650 को 171 लाख से डिवाइड करके निकाला तो पता चला 73.98% जो है कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। तो जब भी 50% से लेकर 90% के बीच में होता है तो हम 2/3 ट्रांसफर कर देते हैं। नॉशनल प्रॉफिट का 2/3 निकाला और उसको कैश रिसीव्ड और वर्क सर्टिफाइड के रेशो में ट्रांसफर कर दिया। ये प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड का जो हमको दिया हुआ था ये वही है, थाउजेंड्स में दिया हुआ था तो उसको आगे 1000 लगा दिया, तो उसको हमने ट्रांसफर कर दिया। और उसके बाद में इसने क्या मांगा, हमने नॉशनल प्रॉफिट से P&L अकाउंट ट्रांसफर किया, बैलेंस शीट फिगर WIP रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद में इसने बोला कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट के लिए सिंपल सी बात है, जितना वो पैसा देगा उतनी लाइबिलिटी हम आगे कैरी कर लेंगे। बाय बैंक अकाउंट इसने लिखा है कि 31 मार्च 2014 की जो डिटेल्स थी उसमें प्रोग्रेस पेमेंट इतनी रिसीव हुई इसी टाइम पीरियड में, तो इसलिए हमने इसको बाय बैंक से लिखा
इसी टाइम पीरियड में रिसीव हुई क्योंकि ये, और इतनी लाइबिलिटी हमने कैरी कर ली, जितना पैसा वो देगा उतनी लाइबिलिटी हम आगे ले चलेंगे। ठीक है, P&L अकाउंट बनाया। P&L अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है, इसमें जहाँ पे भी P&L के आइटम दिखे लिख डालो। यहाँ पे हमको P&L दिखा, टू P&L है तो बाय कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया, और यहाँ पे हमने लॉस ट्रांसफर किया था, इसको टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से लिख दिया, और जो बचा वो हमारा नेट प्रॉफिट हो गया, इसको हम बैलेंस शीट में ले जाएंगे। नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट में ले जाएंगे, हमने यहाँ पे ऐड प्रॉफिट करके इनर कॉलम में लिख दिया 750, ये जो हमारा नेट प्रॉफिट आया था। अब बैलेंस शीट में आइटम लिखने से पहले हम चेक करते हैं कि क्या क्या चीज़ें बैलेंस शीट में आ सकती हैं। बैलेंस शीट में यहाँ पे हम लोग आए, इसको सबसे पहले हमको पता चला आउटस्टैंडिंग प्रीपेड जो होते हैं वो हमारी एसेट होती है, इसको बैलेंस शीट में ले गए, प्रीपेड एक्सपेंसेस को लिख दिया। इसके बाद में हमको पता चला आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है हमारी, लिख दो, लिख दिया इसको भी। और उसके बाद में यहाँ पे नीचे है प्लांट के साथ में उसका डेप्रिसिएशन, प्लांट लिखा, उसका डेप्रिसिएशन लिख दिया। उसके बाद में हमको पता प्रॉफिट सबसे पहले हम लिख चुके थे। उसके बाद में हम WIP उठाते हैं, यहाँ से दोनों सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड उठाए, सर्टिफाइड WIP लिखा, सर्टिफाइड लिखा, अनसर्टिफाइड लिखा। उसके बाद में हमने उसमें से रिजर्व जो हमने यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफर किया था, उस रिजर्व को ले चलते हैं, उस रिजर्व को इसमें से लेस कर देते हैं। रिजर्व हम इन सब चीज़ों को समझाया था मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में, और ये फिक्स्ड है, मैंने वहाँ पे भी बोला था कि जब भी हम प्रैक्टिस मैनुअल में बैलेंस शीट बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में, तो बिल्कुल ऐसे ही बनेगी, ये चीज़ याद ही हो जानी चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ अनसर्टिफाइड सर्टिफाइड लिखो, रिजर्व लेस कर दो, जितना भी एडवांस पेमेंट उसने किया है वो उसमें से लेस कर दो, बाकी का यहाँ पे एसेट साइड में दिखा दो। ये मटीरियल एट साइड का क्लोजिंग स्टॉक हमने यहाँ से उठा लिया जो हमको दिया हुआ था, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक भी हम इसी में लिखते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 12।